नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रावतसर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उस दिन तारीख थी 31 जुलाई 2017। सुबह का समय था। मॉर्निंग वॉक करने वाले इक्का दुक्का लोग सड़कों पर आ गए थे। क्षेत्रपाल मंदिर के सामने से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी थी। मेगा हाईवे पर बाईं तरफ सड़क किनारे एक युवा महिला का औंधे मुंह शव पड़ा हुआ था। शव देखकर एक राहगीर ठिठका और स्थिति को समझकर मोबाइल से थाना पुलिस को इसकी सूचना दे दी। अज्ञात शव की सूचना थाना प्रभारी सीआई विजय सिंह को मिली तो वो पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। एक राष्ट्रीय अखबार के प्रतिनिधि नरेश आसीजा अखबार वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर घर लौट रहे थे। उन्हें शव मिलने की सूचना मिली तो भी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस मृतका की पहचान का प्रयास कर रही थी। नरेश ने उसकी पहचान कर दी। बरसों पहले मृतका उनकी बिल्डिंग में किराएदार के रूप में रहती थी। पत्रकार ने मृतका की पहचान समिष्टा के रूप में कर दी, जो कि श्रवण कुमार की पत्नी थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पहली दृष्टि में ये मामला दुर्घटना का लग रहा था। संभवतः मृतका किसी वाहन की टक्कर से हाईवे पर गिर गई थी, जिससे उसका सिर फट गया था। लेकिन घटनास्थल पर मिले हुए साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। जिस जगह पर समिष्टा का शव मिला था, उसके पास मिट्टी में छोटे वाहन के टायरों के निशान दिख रहे थे। समिष्टा के शरीर पर टक्कर का कोई निशान नहीं था। पुलिस को लगा कि मृतका की हत्या कहीं और करके शव को यहाँ फेंक दिया गया है, ताकि मामला सड़क दुर्घटना का लगे। समिष्टा की मौत का मामला संदिग्ध लग रहा था। बाल की खाल निकालने वाले माने जाने वाले सीआई विजय सिंह मीणा ने इस मामले को एक चैलेंज के रूप में लिया। विजय सिंह ने मामले के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया। इसी टीम के एक अफसर सुखदेव बेनीवाल का शहर में ही नहीं, देहात क्षेत्र में भी मुखबिरों का काफी अच्छा नेटवर्क था। एसआई छोटू राम व सुखदेव ने मेगा हाईवे पर लगी सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। अथक प्रयासों के बाद एक हार्डवेयर शॉप पर लगे कैमरे में समिष्टा दिखाई दी। वो संभल कर सड़क पार कर रही थी। कैमरे के इस दृश्य को दोनों पुलिस कर्मियों ने जांच अधिकारी से साझा किया। जांच टीम ने सोच विचार के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि समिष्टा ने जितनी सावधानी से सड़क पार की थी, ऐसे में वो सड़क हादसे की शिकार नहीं हो सकती थी। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाने के लिए मेगा हाईवे के 2 किलोमीटर के लंबे दायरे को खंगालना शुरू कर दिया। एक वर्कशॉप में लगे कैमरे की फुटेज में एक पिकअप गाड़ी दिखाई दी। 10 मिनट के अंतराल में 3-4 बार आने जाने से पिकअप संदिग्ध के दायरे में आ गई। एक बार पिकअप गाड़ी एक झाड़ी के पास रुकी तो झाड़ियों में छिपा एक शख्स पिकअप के पास आता दिखाई दिया। ये दृश्य भी कैमरे में कैद हो गया था। सुखदेव का एक मुखबिर जो समिष्टा के ही मोहल्ले में रहता था, उसने भी जांच टीम को एक सुराग दिया। सुराग के मुताबिक समिष्टा और उसके पति की जरा भी नहीं बनती थी। उसका पति श्रवण कुमार सूरतगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वो कभी कभार अपने 2 बच्चों के लिए रावतसर आता जाता था। उधर दुर्घटना स्थल पर समिष्टा के शव की पहचान करने वाले पत्रकार नरेश आसीजा घटना स्थल से सीधे समिष्टा के घर गए। श्रवण और समिष्टा का सगा भाई कालूराम घर पर ही मिला। उन्होंने पूछा, अरे श्रवण, समिष्टा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है वो? अंकल, वो मंदिर गई थी, आती ही होंगी, श्रवण ने जवाब दिया। नरेश आसीजा समिष्टा के भाई कालूराम को साथ लेकर सीधे मोर्चरी पहुंचे। कालूराम ने मृतका की पहचान अपनी बहन समिष्टा के रूप में कर दी। कालूराम की तहरीर पर थाने में अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। श्रवण 4 दिनों से रावतसर में ही था, जबकि कालूराम 2 दिन पहले ही रावतसर आया था। समिष्टा कौन थी और बेमौत वो क्यों मारी गई, ये जानने के लिए हमें 1.5 दशक पीछे लौटना पड़ेगा। समिष्टा श्रीगंगानगर निवासी पृथ्वीराज की बेटी थी। सन 2001 में समिष्टा की शादी हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली गांव निवासी हरलाल टाक के बेटे सीताराम टाक से हुई थी। सीताराम का ममेरा भाई था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार रावतसर तहसील के गांव सरदारपुरा खालसा में रहता था। कानून की पढ़ाई कर रहे श्रवण कुमार के परिवार की माली हालत अच्छी थी। श्रवण एक दिन अपने भाई सीताराम से मिलने बाइक से मसीता वाली आया। उस वक्त सीताराम खेतों पर गया हुआ था। दरवाजा समिष्टा ने खोला।
जी कहिए, समिष्ता ने पूछा। सीताराम भैया से मिलना था, मैं सरदारपुरा से आया हूँ, मेरा नाम सरवण है। जवाब में सरवण ने बताया। आइए बैठिए, आपके भैया खेतों पर गए हैं, आते ही होंगे। सरवण आंगन में पड़ी कुर्सी खिसकाकर किचन के सामने ही बैठ गया। बैठे बैठे वो समिष्ता के सौंदर्य का रसपान करता रहा। तभी समिष्ता 2 प्यालों में चाय लेकर आ गई। लीजिए चाय पीजिए। सरवण चाय पीने लगा। समिष्ता भी प्याला उठाकर पालथी मारकर सरवण के सामने बैठ गई। सरवण चाय समाप्त करते ही बोला, भाभी जी आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ये आपके हाथों का कमाल है या फिर आपकी भावनाओं का? मैं आपकी चाय का मुरीद हो गया हूँ। लगता है अब चाय पीने हर रोज आना पड़ेगा। मना किसने किया है देवर जी, मेरा दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा, समिष्ता ने कहा। समिष्ता से उसका मोबाइल नंबर लेकर सरवण लौट गया। उससे हुई इस मुलाकात के आगे सरवण ने भाई से मिलना जरूरी नहीं समझा। 1 साल बीतते बीतते समिष्ता बिल्कुल बदल गई। प्यार मोहब्बत तो दूर, वो पति सीताराम की उपेक्षा तक करने लगी। नतीजतन घर में कलह रहने लगी। इस कलह में सरवण की चाहत और उसकी वकालत ने आग में घी का काम किया। शादी के 2 साल बाद ही सरवण के उकसाने पर समिष्ता ने सीताराम के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न व दहेज मांगने का आरोप लगाकर अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके बाद समिष्ता अपने मायके लौट गई। इन हालात में समिष्ता व सरवण के बीच पनपे प्यार ने अपनी राह पकड़ ली थी। सरवण की चाहत पर समिष्ता उसके बुलाए स्थान पर पहुंच जाती थी। सामाजिक व पारिवारिक वर्जनाएं उन दोनों के सरेआम मिलन में बाधक बन रही थी। आखिर सरवण और समिष्ता एक दिन अपने अपने घरों से फुर्र हो गए। जब पास का पैसा खत्म हो गया तो 10 दिन बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन दोनों के घर वालों ने उनसे नाता तोड़ दिया। इसी बीच अदालत से सीताराम और समिष्ता का विधिवत तलाक हो गया। तब तक समिष्ता एक बच्ची की मां बन गई थी। समिष्ता व सरवण अब निरंकुश हो गए थे। दोनों लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रावस्तर में रहने लगे। सरवण बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चला रहा था। इसके साथ साथ वो अपनी वकालत की पढ़ाई भी कर रहा था। इसी बीच समिष्ता एक बेटे की मां और बन गई। दूसरी ओर सरवण ने LLB तथा LLM की डिग्री हासिल कर ली। सरवण और समिष्ता का प्यार अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। बच्चों की ट्यूशन से होने वाली आय से उसके खर्चे मुश्किल से पूरे हो पाते थे। महंगाई के जमाने में तंगहाली से 2-4 में समिष्ता और सरवण खुदगर्ज बन गए थे। तब सन 2014 में सरवण समिष्ता को रावस्तर में ही छोड़कर सूरतगढ़ चला गया और वहीं रहकर बैंकिंग सर्विस की कोचिंग लेने लगा। समिष्ता रावस्तर में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के एक कमरे में तंगहाली में जीवन गुजार रही थी। बाद में मजबूरी में उसने विवाह शादियों में बर्तन साफ करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आर्थिक हालत में मामूली सुधार होते ही उसने घर में ही खाने के टिफिन तैयार करने का काम शुरू कर दिया। साथ ही अकेले रह रहे 2-3 अधिकारियों और कर्मचारियों के यहाँ दोनों समय का खाना भी बनाकर आती थी। अब तक समिष्ता 35 साल की हो चुकी थी। हालातों से लड़ने के जज्बे ने उसे सालीन बना दिया था। बता दें कि सूरतगढ़ में रह रहे सरवण ने समिष्ता से अभी अपने संबंध खत्म नहीं किए थे। वो हर 2-4 महीने में समिष्ता के पास चक्कर लगाता था। सरवण को ये पता चला कि समिष्ता अधिकारियों के घर जाकर खाना बनाती है तो वो बिफर पड़ा। समिष्ता के रहन सहन में आए बदलाव ने उसके मन में शक का जहर पैदा कर दिया। सरवण ने उससे एक दिन कह दिया, समिष्ता अब तू किसी के घर खाना बनाने नहीं जाएगी। मुझे पता चल गया है कि खाना बनाने की ओट में तू अधिकारियों के यहाँ गुलछर्रे उड़ाती है। गुस्से में कांपते सरवण ने गालियों के साथ समिष्ता को चेतावनी दे डाली। देख सरवण, तूने मुझे अकेला छोड़कर डांटने या कोई बंदिश लगाने का अधिकार खो दिया है। तूने कभी जानने की कोशिश की है कि मैं किन हालात में जी रही हूँ? और हाँ, वैसे भी अगर मैं किसी के साथ मस्ती करती हूँ तो तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अगर तूने भविष्य में मुझे टोका तो मैं तुझे काटकर फेंक दूंगी। गुस्से में समिष्ता ने सरवण को खरी खोटी सुना दी। समिष्ता के तेवर देखकर सरवण उल्टे पैर सूरतगढ़ चला गया। ये बात 4-5 महीने पहले की है। समिष्ता सरवण की पत्नी नहीं थी, फिर भी वो उस पर पाबंदी लगाना चाहता था। चूंकि समिष्ता अपने पैरों पर खड़ी होकर संभल चुकी थी, इसलिए उसने सरवण की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। जो भी हो, वो सरवण के बच्चों की माँ तो थी ही। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों की माँ पराये मर्दों की रातें गुलजार करे। इस सब से सरवण का दिमाग घूम गया। उसने जुलाई 2017 में रावस्तर के 1-2 चक्कर लगाए। वो घर पहुंचता तो बच्चे बताते कि माँ फला अधिकारी के यहाँ खाना बनाने गई है।
श्रवण समिष्ता से बिना मिले ही लौट जाता था। उसके मन में समिष्ता को मार डालने का विचार आने लगा। वकालत की पढ़ाई वो पूरी कर चुका था। अंत में उसने समिष्ता को मिटाने का मन बना लिया। वो वकील था और उसने सोचा था कि वो योजना के तहत समिष्ता को ठिकाने लगाएगा ताकि पुलिस या कानून को उसकी करतूत का पता नहीं चल सके। 2 दिनों तक योजना बनाने के बाद श्रवण ने समिष्ता को सड़क दुर्घटना में मारने की योजना बना डाली। पर इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने विचार करके अपने साथी अमरजीत सिंह को राजदार बनाने का निश्चय किया। अमरजीत सिंह श्रवण का खास दोस्त था। श्रवण ने अपने मन की बात अमरजीत सिंह को बताई तो अमरजीत सिंह जानता था कि श्रवण कानून का अच्छा जानकार है। जो भी योजना बनाएगा वो फुल प्रूफ होगी। वो श्रवण का साथ देने को तैयार हो गया। ये बात 26 जुलाई 2017 की है। योजना के अनुरूप अमरजीत, जो एक कुशल वाहन चालक था, उसे किराए की गाड़ी लेकर रावतसर आना था। भोर में समिष्ता जब खेतरपाल मंदिर जाती थी, उसी समय उसे मेगा हाईवे पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल डालना था। 27 जुलाई की सुबह श्रवण रावतसर आ गया। अमरजीत भी रात में पिकअप लेकर आ गया था। अगली सुबह हाईवे पर निकली समिष्ता इसलिए बच गई क्योंकि उसी समय जयपुर से आने वाली वीडियो बस खेतरपाल मंदिर बस स्टैंड पर पहुंच गई। अगले 2 दिनों तक अमरजीत रावतसर आता रहा, पर कभी हाईवे पर यात्रियों के आगमन या मॉर्निंग वॉक वालों के जमघट के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। 30 जुलाई की रात श्रवण समिष्ता वो बच्चों के साथ सो गया। सुबह वो भोर से पहले ही उठकर मेगा हाईवे पर आ गया। भोर में 3:30 बजे अमरजीत पिकअप लेकर आ गया। 4 बजे के आसपास समिष्ता मंदिर जाने के लिए मेगा हाईवे पर पहुंच गई। झाड़ियों में छिपे श्रवण ने उसी क्षण अमरजीत को घंटी मार दी। सुनसान गली में खड़ी पिकअप का चालक अमरजीत सिंह जल्दी से मेगा हाईवे पर पहुंच गया। सुनसान मेगा हाईवे पर शिकार नजर आते ही अमरजीत ने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। तेजी से आई पिकअप की टक्कर से समिष्ता हवा में उछलकर सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। समिष्ता की खोपड़ी फट गई थी, जिससे उसका ज्यादा तादाद में खून निकल गया और उसने उसी समय दम तोड़ दिया। कुछ दूरी जाकर अमरजीत पिकअप लेकर लौट आया। तब तक झाड़ियों से निकलकर श्रवण भी मेगा हाईवे पर आ गया था। अमरजीत ने श्रवण को गाड़ी में बिठाया और उसे मोड़कर घटना स्थल पर पहुंच गया। दोनों ने गाड़ी से उतरकर समिष्ता का जायजा लिया। निश्चल पड़ी समिष्ता की मौत हो चुकी थी। श्रवण दबे पांव अपने घर पहुंचकर बिस्तर में दुबक गया, जबकि अमरजीत पिकअप लेकर सूरतगढ़ लौट गया। योजना के तहत समिष्ता को मौत की नींद सुलाने वाले श्रवण व अमरजीत योजना के पूरे हो जाने पर खुश थे। दोनों को उम्मीद थी कि उनका जघन्य अपराध कभी भी जग जाहिर नहीं होगा, लेकिन वकालत की पढ़ाई कर चुका श्रवण इस तथ्य से अनजान था कि उनका कृत्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। ये एक ऐसा साक्ष्य था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। इसी कैमरे की फुटेज से श्रवण के कृत्य का भांडाफोड़ हुआ। समिष्ता व श्रवण के बीच बड़ी दूरियों से श्रवण संदिग्ध बनकर पुलिस रिकॉर्ड पर आ चुका था। समिष्ता के अंतिम संस्कार के बाद श्रवण भूमिगत हो गया था, पर कांस्टेबल सुखदेव बेनीवाल के मुखबिरों के नेटवर्क के आगे वो बोना साबित हुआ। 10 अगस्त को पुलिस ने श्रवण को अमरजीत के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। रावतसर के सीजीएम रविकांत सोनी की अदालत ने पुलिस की मांग पर दोनों हत्या आरोपियों का 4 दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस ने इस केस की प्राथमिकी में 302, 120 भी और जोड़ दी। इस अवधि में आरोपी अमरजीत सिंह ने वारदात में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी पुलिस को बरामद करवा दी। पूछताछ में पता चला कि अमरजीत का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पहले भी उसके खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। 16 अगस्त 2017 को पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। वकालत की पढ़ाई कर चुके नासमझ श्रवण ने समिष्ता को मिटाकर अपना और अमरजीत का भविष्य तो अंधकारमय बना ही दिया, साथ ही समिष्ता के दोनों बच्चों को भी बेसहारा कर दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।